नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मुक्त पतन पर, दाब वगैरह पर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आइए हम सबसे पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं। उससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, आप अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखने के बाद आप भूल जाते हैं। लाइक तो ठोक ही दिया कर दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और चैलेंज तो नहीं करते लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको आज आर्किमिडीज का सिद्धांत 100 नहीं 110% समझ में आ जाए। तो देखा जाए, आइए देखते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है जान लेते हैं। एक बर्तन लो, कुछ ऐसा। अब इसमें द्रव भर दो। और यहीं से बर्तन थोड़ा सा खुला होना चाहिए, ऐसी टोपी लगी होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए। और बगल में एक और बर्तन होना चाहिए। इतना सेटिंग करने के बाद आप एक स्प्रिंग तुला लेते हैं। स्प्रिंग तुला का मतलब होता है उसमें ऐसे हाथ से पकड़ के किसी वस्तु को अगर लटका दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान नाप लिया जाता है, उसका भार नाप लिया जाता है। तो ऐसे हम एक स्प्रिंग तुला लेते हैं और उस स्प्रिंग तुला के अंदर एक कोई लकड़ी का या लोहे का गुटका लगा देते हैं। और लगाने के बाद आप उस लोहे के टुकड़े को इस द्रव में डुबोना स्टार्ट करते हैं। इस द्रव में क्या करते हैं? डुबोना स्टार्ट करते हैं। ये आप जब इस लोहे के टुकड़े को, इसको हम स्प्रिंग तुला से बांध देते हैं। ये हमारा स्प्रिंग तुला होता है। यानी कि ऐसे खींच करके हम किसी वस्तु का भार इससे नाप सकते हैं। सबसे पहले हम इस वस्तु को पानी में डुबोने से पहले इसका भार लिख लेते हैं। मान लेते हैं जब इसको पानी में नहीं डुबोया था तो इस लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान था कितना? m1 था। और आपको तो पता है जब इसे हम पानी में डुबोएंगे तो पानी इसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेगा। उठा पाए या ना उठा पाए वो अलग की बात है, लेकिन उठाने का प्रयास करेगा। अब आपको एक बात बताते हैं, अगर 10 किलो का वजन आपको दिया जाए उठाने को, तो आप अकेले उठाएंगे। अकेले जब उठाएंगे तो आपको 10 किलो भार पूरा का पूरा अकेला उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक व्यक्ति और दे दिया जाए तब आपको 5 किलो और उस व्यक्ति को 5 किलो उठाना पड़ेगा। अगर आपको 4 व्यक्तियों को दे दिया जाए, यानी कि आप टोटल 5 हो जाओ, तो 2-2 किलो सबको उठाना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे आपको कम बल लगाने की जरूरत पड़ती जा रही है। जब इस लोहे के टुकड़े को या पत्थर को हमने पानी में नहीं डुबोया था तो स्प्रिंग को हम उठाए थे और स्प्रिंग जो है पत्थर के टुकड़े को उठाई थी। अर्थात पत्थर को उठाने में स्प्रिंग अपना पूरा बल लगा चुकी थी। अब जब हम इसको पानी में डुबोना स्टार्ट करेंगे तो पानी इसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेगी, और हम तो ऊपर उठाए ही थे। अब जब पानी भी ऊपर उठा रही है, हम भी ऊपर उठा रहे हैं, तो वस्तु हमें क्या लगने लगती है? हल्की लगने लगती है। इसीलिए आप किसी वस्तु को जब पानी में डुबोते हो बेटा ना, तो वो वस्तु हमें क्या लगने लगती है? हल्की। क्यों? क्योंकि हम भी उसे उठाते हैं, पानी भी उसे ऊपर उठाता है। जब 2 बल मिल जाते हैं एक ही वस्तु को उठाने में तो हमें हेल्प मिल जाती है और हमें वस्तु हल्की लगने लगती है। तो जब पानी में नहीं डुबोया था तो द्रव्यमान इसका कितना इसमें दिखा रहा था? m1। जब पानी में डुबोया
या डुबोना चाहा, धीरे धीरे डुबोता गया, तो धीरे धीरे इसका द्रव्यमान क्या होता गया, स्प्रिंग में कम होता गया, क्योंकि अब स्प्रिंग को कम उठाना पड़ रहा है। कुछ हेल्प कौन कर देता है, पानी कर देता है। तो मान लिया कि डुबोने के बाद इसका जो द्रव्यमान आया वो कितना आया, m2 आया। ध्यान से सुनिएगा, ये डुबोने के पहले है और ये डुबोने के बाद है बेटा। डुबोने के पहले इतना था, डुबोने के बाद इतना हो गया, और ये कम होगा, पहले वाले से ये क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये डुबोने के बाद का है, डुबोने के बाद हम ही नहीं पानी भी उठा रहा है। अब यहां से तो काम हमारा समाप्त। लेकिन अगर ये बर्तन यहां तक भरा था द्रव से, पानी से या किसी भी चीज से, द्रव होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, तब जब इसमें हम डुबोना स्टार्ट करेंगे तो यहां से पानी निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जितनी दूर में जाएगा उतनी दूर का जल क्या हो जाएगा, उतने एरिया का, उतने घनत्व, उतने आयतन का जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और वो पानी हम फिर बगल वाले बास्केट में इकट्ठा कर लेते हैं। अब मजा तब आएगा जब आप इस पानी को इकट्ठा कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी नप लेते हैं, इसको भी अत्त लेते हैं, इसको भी माप लेते हैं। मानते हैं इसका मान आया mw। mw का मतलब वाटर ऑफ द्रव्यमान, सॉरी वाटर ऑफ मास, यानी कि जल का द्रव्यमान, राइट। ये पानी जो निकला इसका द्रव्यमान mw हमने नोट कर लिया। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही चल रहा है, अच्छे से सुनना, क्योंकि सिद्धांत तो छोटा है, समझने में प्रॉब्लम है, रट के तो याद कर लोगे। अब हम क्या करेंगे कि पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना था, m1 था, दूसरी बार कितना आया डुबोने के बाद, m2। आपको पता है कि जब पानी में डुबो देंगे तो हल्का हो जाएगा, कितना हल्का हुआ ये जानेंगे कैसे, तो पुराना जो था पहले उसमें से नया वाला घटा देंगे, यानी कि m1, जैसे मान लो 50 किलो था बाहर और अंदर डुबोने के बाद 30 हो गया, तो 50 से 30 घटाओ कितना आएगा, 20 आएगा ना, अर्थात 20 किलोग्राम तो कम हुआ है। तो वही तो हम कर रहे हैं। तो m1 यानी कि पहला वाला द्रव्यमान से दूसरा वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये क्या है, वस्तु के भार में परिवर्तन है, वस्तु के द्रव्यमान में कमी है। वस्तु के द्रव्यमान में क्या है, कमी है। ये बेटा कमी जो इसके द्रव्यमान में आई है, ये कमी इसके बराबर होती है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी कि जो पानी निकला हुआ है, इस निकले हुए पानी के द्रव्यमान की क्या होती है, बराबर। कौन बराबर होता है, इस वस्तु के भार में आई कमी बराबर होती है। अब इसकी थियरी पढ़ते हैं, अच्छे से सुनना। जब हम किसी वस्तु को, अच्छे से सुनना, जब हम किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबोते हैं, पूर्ण गया मतलब पूरी तरह, आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा करके, तो जब हम किसी वस्तु को किसी भी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो डुबोने के बाद वस्तु के भार में जो कमी आती है, अच्छे से सुनना, वस्तु के भार में जो कमी आती है, वस्तु के भार में आई हुई यह कमी वस्तु द्वारा, जब ये वस्तु डुबोएंगे तभी पानी निकलेगा, तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक, रिपीट करता हूं, जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो वस्तु द्वारा तो वस्तु के भार में कमी आती है, यह वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। आपको बता देते हैं मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन कुछ है नहीं बेटा, जब हम स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ जब आती है, तो पृथ्वी तरफ उसका फ्री होकर के आना, मुक्त होकर के आना, क्योंकि अब उसको आने में कोई बाधा नहीं आ रही है, तो पृथ्वी की ओर फ्री होकर के आना, मुक्त होकर के आना ही मुक्त पतन कहलाता है।
प्रणोद दाब किसे कहते हैं ये भी सुन लीजिए। प्रणोद दाब कोई अलग से दाब वाब नहीं होता, यही प्रेशर यानी कि दाब ही होता है। दाब बराबर जो फॉर्मूला बनता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, यानी कि जो दाब का मात्रक आता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आता है। दाब एक अदिश राशि होती है और आपको बता दें दाब की परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल में कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यही आज का आखिरी और बचा हुआ टॉपिक था। ठीक है, अब हम आपको कल मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए क्लास के साथ, वो है हमारा केमिस्ट्री। तब तक के लिए अलविदा।